बलूचिस्तान और पूरे मुल्क को उसका सामना है, पूरी दुनिया को उसका सामना है, और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पे हुकूमत जो है वो हर हवाले से इक़दामात कर रही है। लेकिन चूँकि ये पेंडेमिक है और आवाम को हमने बहर सूरत कोरोना से बचाना है, तो इसमें फिर उतनी ज़िम्मेदारी आवाम की भी बनती है कि वो भी अपना ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हमें इस बात की खुशी है कि ईद के बाद जो मार्केट बंद हुई है या अब थोड़े थोड़े शॉप्स खुलना शुरू हो गए हैं, थोड़ा जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो SOPs ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और साथ ही हमारे आवाम जो है बहुत बड़ी तादाद तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल कदरे एक बेहतरी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ ऑब्ज़र्विंग दी SOPs। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स वो 24/7 कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको सर्व कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। हम सलूट पेश करते हैं अपने डॉक्टर साहिबान को, अपने पैरामेडिक्स को, और सिक्योरिटी के वो इदारे, हमारे पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड्स और वो सरकारी मुलाजिम या वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो सर्व कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स को सर्व करने के लिए रोज़ अव्वल से हर एक सहूलत पहुंचाने की हमने कोशिश की है, जिनमें PPEs हैं, मास्क हैं, गॉगल्स हैं, कैप कवर्स हैं, शू कवर्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्टर साहिबान को कोरोना कम्बैट करने के लिए इक्विपमेंट ज़रूरत है वो हम फराम करते रहे, और वाफिर मकदार में हमने फराम की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारा स्टॉक इस वक्त वाफिर मकदार में मौजूद है। लेकिन कल बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने फ़ैसला किया कि हमारे वो डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिक्स, सरकारी मुलाजमीन जो कोरोना के पेशेंट्स को डील करते हुए कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हुए हैं, और मुतासिर होने के साथ जो शहीद हुए हैं उनको शुहदा डिक्लेयर करते हुए, जो बलूचिस्तान में दीगर सरकारी मुलाजिम जो ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, जो शुहदा पैकेज है वो उनके लवाहिकीन को देने का जो है फ़ैसला किया गया है, और वो एक पूरा पैकेज है। उसकी नोटिफिकेशन पहले से की जा चुकी है, जो ग्रेड वाइज है। मुख्तलिफ ग्रेड के शुहदा के लिए मुख्तलिफ उसमें कंपनसेशन जो है वो एक रकम हम अदा करते हैं। गो के इस रकम से जो तलाफ़ी नुकसान हमें हुआ है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, हम डेडिकेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके फैमिलीज़ के साथ जो है कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा दीगर जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो कोरोना को कम्बैट करने के लिए हॉस्पिटल्स में ड्यूटी दे रहे हैं, फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल, शेख ज़ैद में, उनके लिए भी जो है इजाफी बोनसेस का ऐलान किया गया है, जो 1 मार्च से हमारे इन पैरामेडिक्स और डॉक्टर साहिबान की जो तनख्वाहें हैं उसमें उसका इजाफा किया जाएगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक और फैसला किया है कि अब तक हमारे सिविल सेक्रेटरीट में एक आध शोबों के अलावा सब बंद थे। होम डिपार्टमेंट को हमने खोलने की इजाज़त दे दी थी इससे कबल। अब चूँकि बजट और डेवलपमेंट जो सेक्टर्स हैं ये, तो बजट और डेवलपमेंट PND वगैरह से मुंसलिक जितने भी सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन विजिटर्स जो है वो अलाउ नहीं होंगे। अब तक मुझे याद है जब 1000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आए थे आप भाइयों के साथ, मैं जब वो शेयर कर रहा था, मेरे और आपके एहसासात जो है वो बड़े परेशान कुन थे कि अब बलूचिस्तान में केसेस 1000 तक पहुंच गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज देखें कि 4000 से ज़्यादा हो गए हैं। अब 4087 केसेस आपके सामने हैं, और इन 4087 केसेस में सिर्फ मंथ ऑफ मई में 3038 केसेस सामने आए, जो बनते हैं कुल केसेस का 74.5%। और लॉकडाउन जब हमने रिलैक्स किया, स्मार्ट लॉकडाउन में उसको कन्वर्ट किया, गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इन 3038 में 1669 केसेस ये आए हैं, जो बनते हैं कोई 65%। लेकिन
اوور آل اگر ہم دیکھیں منتھ آف مئی میں آلموسٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے قبل یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران وہ جو شرح ہے وہ تقریباً ایک ہی رہا ہے، کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں پڑا، کوئی 10 سے 12% جو ہے اس میں اضافہ ہے۔ اموات میں اضافہ جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ ایوریج ہمارا 1% ٹوٹل جو پازیٹیو کیسز رہے ہیں ان کا 1% جو ہے جو پیشنٹس ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائیں، بیچ میں یہ 2% تک پہنچا، واپس 1%، لیکن ابھی ہم نے یہ 2 دن قبل فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیشنٹس یا وہ لوگ جو جن کی رپورٹس پازیٹیو ابھی تک نہیں آئے یا انہوں نے اپنے رپورٹس حاصل نہیں کیے یا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرایا، لیکن جو سمٹمز ہیں وہ کورونا کے ہیں اور ان سمٹم کے ساتھ اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم اب رپورٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح صرف کل 16 کیسز جو ہے اموات کے واقع ہوئے ہیں بلوچستان میں، جن میں 3 کنفرمڈ کیسز ہیں جو آلریڈی کورونا پازیٹیو تھے، لیکن 13 سسپیکٹڈ کہہ لیں یا پروبیبل کیسز جو ہمیں شبہ ہے کیونکہ جو سمٹمز تھے وہ کورونا کے تھے۔ تو اس طرح صرف کل کے روز جو ہے 16 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پرسوں جو ہے 17 سسپیکٹڈ اس طرح کے اموات واقع ہوئے ہیں اور 2 جو ہے رپورٹڈ کیسز تھے۔ اس مہینے کے شروع میں بلوچستان گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ ہم نے پورے بلوچستان میں ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیے، پھر ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع کی تاکہ جو ٹریجیکٹری ہے، جو پرسنٹیج ہے ایکچول، وہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں اموات کی شرح جو ہے وہ گزشتہ 1 مہینے سے خصوصاً وہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بھی اموات واقع ہو رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان وہ جو ہمارا BCOC ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، وہ اس کو رپورٹ کریں گے۔ اس کے مطابق صرف بلوچستان میں 492 افراد کے اموات واقع ہوئے ہیں، جن میں کورونا بھی ہے اور کورونا کے علاوہ دیگر امراض سے بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی وہ کیسز ہیں جن کے یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشوز کیے گئے یا جو رپورٹ ہو سکے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ کیسز اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور کل CM صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید ایوری انڈیویجول، کوئی بھی، یا کوئی بچہ ہے، جوان ہے یا بزرگ، جس کا بھی موت واقع ہو رہا ہے کسی بھی سمٹم کی وجہ سے، طبعی موت یا غیر طبعی یا کسی بھی صورتحال میں، اس سب کو ہم رپورٹ کریں گے اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ملیریا اور ٹائیفائڈ بھی ایک رائز ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے تدارک کے لیے ہمارا جو ملیریا کنٹرول پروگرام ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، کل کے اجلاس میں ہم اس کے لیے فنڈ بھی ریلیز کر رہے ہیں، اور جو ریکوائرڈ جو میڈیسن ہے وہ بھی اس کو بہر صورت ہم میک شور کر رہے ہیں۔ لیکن عوام میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ کسی کو اگر کورونا کی وجہ سے بھی سمٹم سامنے آ رہے ہیں، فیور ہو رہا ہے، لیکن وہ اس بخار کو بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو ملیریا یا ٹائیفائڈ کہہ کے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ بھلے بخار کے ساتھ ہی جب آپ ملیریا یا ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو ساتھ ہی کورونا کا بھی کرائیں۔ ہم ڈاکٹر صاحبان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر ایک بخار کے پیشنٹ جو ان کے پاس جاتے ہیں، ساتھ انہیں جو سمپٹمیٹک بنیادوں پہ کورونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہیں سجیسٹ کرے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی کورونا سے متاثر ہے تو وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ بلوچستان گورنمنٹ نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 71 آئسولیشن فیسلٹی ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، جن میں فوری طور پہ اس وقت 1600 پیشنٹس کو ہم ویل اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں with each and every facility۔ مزید جو ہے کوئی 2000 سے زائد آئسولیشن فیسلٹی ہم فوری طور پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، جن میں 960 بیڈڈ دش میں میڈیکل کمپلیکس اور 460 بیڈڈ آپ کے سپنی روڈ پہ۔ صرف کوئٹہ میں 4000 بیڈڈ آئسولیشن فیسلٹی کا جو ہے ہمارا پروگرام ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے
کہ ان آئسولیشن فیسلٹی میں 71 میں سے صرف 4 آئسولیشن فیسلٹی شیخ زید، فاطمہ جناح، ہمارا سول ہاسپٹل میں اور بی ایم سی میں جو فیسلٹیز ہیں مجموعی طور میں ان میں صرف 150 پیشنٹس اس وقت موجود ہیں. باقی آپ کے 2200 کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ اوم آئسولیشنز میں ہیں. وینٹیلیٹرز پہ الحمدللہ کوئی ایک بھی پیشنٹ اس وقت بلوچستان میں نہیں، لیکن 26 ایسے پیشنٹس ہیں جو کچھ کریٹیکل ہیں اور انہیں آئی سی یو شفٹ کیا گیا ہے، انہیں آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے، جن میں صرف 20 جو ہے وہ شیخ زید ہاسپٹل میں ہیں. کوارنٹائن سینٹر ہم نے 60 اسٹیبلش کیے جن میں 6500 افراد کو ہم ویل اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ود آل ایس او پیز اینڈ فیسلٹیز. لیکن الحمدللہ جو اس وقت کوارنٹائنز میں ہیں پورے بلوچستان میں لوگوں، ان کی تعداد 1400 ہے، جن میں مینلی 500 کے قریب افراد جو ہے وہ پشین میں، 250 جوب میں، 150 لسبیلا میں، اور قلعہ عبداللہ کا جو فگر کچھ دنوں سے زیادہ آ رہا تھا، لیکن آج کی تاریخ میں قلعہ عبداللہ کے کوارنٹائن سینٹر میں اب کوئی ایک بھی سسپیکٹڈ کیس موجود نہیں، کوئی فرد وہاں پہ موجود نہیں. اسی طرح ایک اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جو کرونا کے پیشنٹس تھے ان میں ریکوری ریٹ پہلے 55% تھی، جو گھٹتے گھٹتے 13% تک نیچے آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا تھا. لیکن کیسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو صحت یاب ہونے کی شرح ہے مریضوں کی وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اب ہمارا جو ایوریج ہے ریکوری ریٹ وہ ہے 36%. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی طرح 36% جو ہے وہ پیشنٹس وہ ریکور ہو رہے ہیں، یعنی 4087 پیشنٹس میں سے 1400 اب تک مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ کرے یہ جو صحت یابی کا جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو. بچے جو ہے 1 سے 10 سال کے وہ مجموعی طور پہ 7% متاثر تھے، ان میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے، اب وہ 6.5% ہیں. اور اسی طرح جو سب سے زیادہ جو متاثر تھے ہمارے نوجوان تھے، وہ لاپرواہی کرتے تھے، غیر محتاط رہتے تھے. کل جو کیسز سامنے آئے تھے اس کا 46% وہ جو ہے ہمارے پہلے جو ہے نوجوان تھے، ایج گروپ ان کا جو ہے جو 20 سے 40 سال کے ہیں. اب جو ہے اس میں بھی کچھ کمی آئی ہے، یعنی 40% تک ڈکلائن آئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ نوجوان اب محتاط ہونا شروع ہو گئے. پہلے ہم رینڈم ٹیسٹنگ کرتے تھے، لوگوں کے ٹیسٹ لیتے تھے، لوگوں کو ہم بتاتے تھے کہ کرونا ہے، کرونا کا خطرہ ہے، لوگ ہماری بات نہیں مانتے تھے موسٹ آف دی پیپل. پھر ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع کی، رینڈملی جا کے لوگوں سے ہم سیمپلز لیتے تھے. لیکن اب ایک صورتحال میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب کرونا اے سمپٹمیٹک نہیں رہا، سمٹمز بھی جو ہے وہ مائلڈ نہیں رہے بلکہ سیویئر سمٹم سامنے آ رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہاسپٹلز میں وہ اپنا چیک اپ بھی کرا رہے ہیں، اپنے سیمپلز بھی وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. اور اب ایک عام فہم اور لوگ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ گورنمنٹس بالکل درست کہہ رہے تھے کہ کرونا ایک حقیقت ہے، یہ ایک وبا ہے، یہ پھیلتا جا رہا ہے. اب لوگوں نے اس سچائی کو بائے کرنا شروع کیا ہے. لیکن کوئٹہ سے باہر جو ہمارے دیہات ہیں وہاں پہ لوگ اب بھی ایس او پیز کو کم فالو کر رہے ہیں، زیادہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کریں، کیونکہ ہم نے ایس او پیز فالو کرتے ہوئے کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، ورنہ کرونا میں جینے نہیں دے گا. یہ بات طے ہے. اس لیے طے ہے کہ اگر کرونا سے کوئی متاثر ہوتا ہے تب بھی کرونا آپ کو جینے نہیں دے گا، آپ بیمار پڑ جائیں گے. کرونا سے کسی کا موت واقع ہوتا ہے، ظاہر ہے زندگی ختم ہوگی، کرونا جینے نہیں دیتا. اگر کرونا کی وجہ سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، سخت لاک ڈاؤن کیا جائے، تب بھی کرونا اور بھوک وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے. یہ ہم نے 1.5 ماہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر کے دیکھا. تقریباً 2 ہفتے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا یہ مرحلہ جاری و ساری ہے 2 جون تک. اور کرونا
पूरी दुनिया जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि साल, 1.5 साल या 2 साल मजीद कोई इसकी वैक्सीन, कोई मेडिसिन इजीली मार्केट में अवेलेबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का फैसला करते भी हैं तो क्या फिर 2 साल के लिए, या फिर यह फैसला करके हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, मेडिसिन नहीं आता, हम लॉकडाउन करें? अगर अवाम ये चाहते हैं कि इस तरह किया जाए, ऐसा कोई फैसला किया जाए तो फिर ठीक है। अगर अवाम चाहती है कि ऐसा ना हो और ये स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ जीना भी सीखें, एसओपीज भी अमल दरामद करें, तो फिर बाल जो है वो अवाम के कोर्ट में, फिर अवाम एसओपीज पे अमल दरामद करें। और एसओपीज मुश्किल नहीं है, कम से कम कोयटा की सतह पे मैं ये ज़रूर कहूँगा, या बलूचिस्तान के वो एरियाज़ जहाँ पर खुदा न ख्वास्ता ज़लज़ले आते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ज़लज़ले के एक ही शौक से लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, और जब तक आफ्टर शॉक्स जारी रहते हैं लोग अपने घरों में नहीं जाते। और इसी तरह अब कोरोना का जो एक भौंचाल आया हुआ है, इसको भी आप ज़लज़ले ही से ताबीर करें। गो के इसमें आपको घरों से बाहर नहीं रहना, घरों ही में रहना है, ज़्यादा वक्त आपने घरों में गुजारना है। तो उस एसओपीज पे आप अमल दरामद करेंगे, जब तक फिर वैक्सीन आती है, मेडिसिन आती है, फिर कोरोना हमें ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सकता। न इन्फेक्शन केसेस बढ़ेंगे, न अमवात बढ़ेंगे, और न गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा, और न आपको परेशानी का सामना होगा। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ आवाम से कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ये एक खदशा था कि हमारी जो वेंटिलेटर्स हैं वो नाकाफ़ी हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ी स्पाइक आती है कोरोना की, हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने की अगर कोई ऐसा माहौल आता है, तो फिर वेंटिलेटर्स में की कमी की वजह से हमें मुश्किलात का सामना हो सकता था। और पास्ट में आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में, पास्ट गवर्नमेंट्स में जो बैड गवर्नेंस और गैर जिम्मेदारी का एक माहौल रहा है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ। इस हुकूमत ने जाके हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना ज़रूर पाँव पे खड़ा किया है कि आज इतनी बड़ी वबा के साथ भी हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में, मुतमईन अंदाज में निबरत आजमा है। वेंटिलेटर्स हमने कुछ बढ़ा लिए, मज़ीद 75 वेंटिलेटर्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस किए हैं। 145 वेंटिलेटर एनडीएमए से हमने गुजारिश की है और उन्होंने कमिटमेंट की है जो फराम करेंगे। 2 मज़ीद मोबाइल लैब्स, एक चमन, एक नसीराबाद के लिए हमने गुजारिश की एनडीएमए को, एक ऑलरेडी तफ्तान में मौजूद है। कल से शेख ज़ायद हॉस्पिटल का लेबॉर्ट्री वो भी फंक्शनल हो गया है, कल टेस्ट का कंडक्ट करने का वहाँ पे आगाज़ हो चुका है। बीएमसी में ऑलरेडी चंद रोज़ कबल वहाँ पे भी एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी। आज की तारीख में बलूचिस्तान में 3 लेबॉर्ट्रीज़ कोयटा में, एक मोबाइल लैब वो पार्क है तफ्तान में। मजमूई तौर पे इस वक्त हमारी कैपेसिटी जो 80 टेस्ट पर डे से हमने शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1200 प्लस तक हम पहुँच चुके हैं। मज़ीद 4 डिवीज़न हेडक्वार्टर्स में लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करने हम जा रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का टारगेट है कि कम से कम 5000 टेस्ट पर डे कंडक्ट करने की कैपेसिटी हमने बिल्ड करना है। पीसीआर मशीनें भी हमें कुछ एनडीएमए ने फराम की, हम शुक्रगुजार हैं। कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की है, उसमें भी ज़्यादा इशू नहीं, ज़्यादा इशू एचआर का आ रहा है, टेक्निकल जो स्टाफ है उसका आ रहा है। एचआर का मसला जो ही वक्तन फ़वक्तन होगा, हम लेबॉर्ट्रीज़ इंशाल्लाह उसमें इजाफा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। देखा जा सकता है कि पुलिस की जानिब से गफलत बरती गई, बल्कि वहाँ पे जो लोग थे मुलज़मान पर वो वहाँ से भगाने की जी है कोशिश की। उस सारे सूरत-ए-हाल में अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्या होने जा रहे इस हवाले से? देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल जो है ये पेश आया है, और अपनी नौइयत का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पहला वाक़या है। इस तरह कभी नहीं हुआ। हमारे बलूचिस्तान के कल्चर में टॉलरेंस, बर्दाश्त, रवादारी, भाईबंदी, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और रख रखाव, ये हमारा एक कल्चर, एक माहौल रहा है। अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसमें जो एक नौजवान शहीद हुए, अल्लाह उनको मग़फ़रत फरमाए। 2 ज़ख्मी हैं। फ़ौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने
रात ही को सीएम साहब ने डायरेक्शन जारी की थी, रिपोर्ट तलब की है, और जो वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, फुटेजेस की मदद से अब तक 11 जो मुश्तफ़ा अफराद है मुबैना तौर पे वो अरेस्ट किए जा चुके हैं, इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन मैं एक बात आपको मेक श्योर करता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, कि जो भी इसमें मुलव्विस होंगे वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें बहर सूरत बहरहाल इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च होंगे और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इससे कबल 2 दिन कबल भी एक और नौजवान जबरान खान, उसे भी खंजर के वार करके शहीद किया गया था। CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने फौरी तौर पे उसका नोटिस लिया, रिपोर्ट तलब की, और जो उसमें कातिल हैं, मुबैना कातिल, उसके अगेंस्ट जो है FIR जो है वो रजिस्टर हो चुका है और पुलिस जो है रेड कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही। उस केस में भी मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि कोई भी उसमें जो मुलव्विस होगा उसको इंसाफ के कटहरे तक हम पहुँचाएंगे। मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट में कोई एक शख्स जो इस तरह के जुल्म बर्बरियत में मुलव्विस रहा है उसके खिलाफ FIR भी किया गया है और अल्टीमेटली उनको अरेस्ट करके इंसाफ के कटहरे तक लाया गया है और इनको भी लाया जाएगा। देखिए, आपके सामने जैसे आपने ख़ुद कहा कि भारत जो है, भारत के यहाँ पर अज़ाइम हैं, आज के नहीं ये पुराने उसके अज़ाइम हैं, और अफ़गानिस्तान में बैठ के रॉर NDS वो वहाँ पे ज़ाहिर ईरान उनको ट्रेन किया है और यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और अक्सर जो दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं, उनके पाँव के नकूश जब ट्रेस किए गए हैं, वो या इंडिया की तरफ जाते रहे या अफ़गानिस्तान की तरफ। मौजूदा जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि वहाँ पर रॉ ऑपरेट कर रही है। और आपने ख़ुद कहा कि जो भारतीय वहाँ पर मेजर है या उनके जो मीडिया शोज़ में जो लोग आते हैं वो बरबला कह रहे हैं, और हम भी बरबला कहते हैं कि पाकिस्तान, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान की जो सलाहियत है वो 27 फ़रवरी को जो है वो इंडिया ने वो आज़मा के देख लिया है। हमारी कैपेसिटी है, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, वो इंडिया के हर एक अज़ाइम को हमेशा उसको नाकाम बनाते रहे। और इंडिया ने जब जब भी यहाँ पे साजिश की उसको मुँह का खाना पड़ा। और बलूचिस्तान के हवाले से ख़ुसूसन 14 अगस्त को जो कश्मीरी भाइयों के साथ जो यकजहती के लिए जो कोयटा में जलसा मुनक्किद हुआ था, हम आप सब जानते हैं कि कोयटा के चंद एक तारीख़ी बड़े जो इज्तिमाआत हैं ये उनमें से एक था। और उसी दिन बलूचिस्तान के अवाम ने मोदी के मुंह पे एक ज़ोरदार तमांचा रसद करके उसे बलूचिस्तान के अवाम का पैगाम सुना दिया था। और आज भी मोदी के कानों में उस तमांचे की जो आवाज़ है, जो सदाए बाज़गश्त है, वो गूंज रही है और जो उसे बेचैन रखता है, जो उसे परेशान रखता है, और इसीलिए वो साजिशें करता रहता है। ₹6 अरब अब तक कोरोना बजट के लिए रिलीज़ किए जा चुके हैं, जिनमें इक्विपमेंट की ख़रीदारी, इंस्ट्रूमेंट्स की ख़रीदारी, मेडिसन की जो प्रोक्योरमेंट है, साथ ही जो हमने राशन प्रोवाइड और जो नौजवानों को इंटरेस्ट फ्री लोन हम फराम कर रहे हैं, ओवरऑल ये अब तक 6 बिलियन रुपीस के लिए रिलीज़ हो चुके हैं। इससे कबल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पिछले बजट में 34 अरब रुपए हमने रखे थे, जो प्रीवियस बजट से 13% ज़ायद रकम थी। इसका साफ मतलब ये है कि पिछले दफ़ा भी हमने फोकस रखा था हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एक और नई जो जिद्दत लाई थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वो सोशल सिक्योरिटी के लिए 7 अरब से ज़ायद हमने रखे थे। यानी कि कोई गरीब तरीन पेशेंट जो 100 रुपया फ़ीस भी अदा नहीं कर सकता एक सवीर बीमारी की शक्ल में, उनके लिए 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनके इलाज मुआलजे के लिए हमने फराम किए हैं बलूचिस्तान अवामी एंडोमेंट फ़ंड के तहत, जिसके तहत 662 गरीब पेशेंट जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं और मज़ीद इंशाल्लाह उसको भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपने पूछा मुश्किलात हैं, BRA
का हमारा जो एक ज़रिया है, 15 अरब रुपये हमारा टारगेट था। गो कि पिछले दफ़ा सिर्फ 5 अरब रुपये हार्डली कलेक्ट हुए थे। अपने टारगेट की तरफ हम बड़े तेज़ी से जा रहे थे और उम्मीद ये था कि 100% हम अचीव करेंगे ये टारगेट। लेकिन कोरोना की बदौलत जो है बहुत सारे सेक्टर्स को हमने टैक्सेशन में, BRA के टैक्सेशन में एग्जेम्पशन दी, जिसकी वजह से अब तक 2.5 अरब रुपये हमें कम टैक्स हम कलेक्ट कर सके हैं। उस पर भी असर पड़ा है। ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ज़ाहिर है जो उन्होंने रिसीट हासिल किए हैं उस पर भी असर पड़ा है। लेकिन NFC में बलूचिस्तान को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक गारंटी मौजूद है NFC में ख़ुसूसन बलूचिस्तान के लिए कि जो भी साल के अवाइल में जो टारगेटेड ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन या कलेक्शन का जो टारगेट है जो तय होता है, उसी के मुताबिक भले कम पैसे कलेक्ट हों या ज़्यादा हों, लेकिन बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो जो है प्रोटेक्टेड है, उसको कवर हासिल है, तो उसमें हमें इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। हमारे अपने टैक्स कम हो गए हैं। और इसके अलावा जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा अगेन इस दफ़ा वो हेल्थ डिपार्टमेंट ही रहेगा, और उसके बाद एजुकेशन है और दीगर सेक्टर। क्या माफ़ करना? स्कूल की फीसेस जो कम कर बलूचिस्तान में 80% तक किया गया, लेकिन वालिदैन के लिए ज़्यादा मुश्किल है। इस हवाले से कोई इक़दाम करने के हवाले से हमने पहले भी इक़दाम किए हैं, न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बल्कि मार्केट में भी है। हमने ये तंबीह की थी और एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि कोई जो मालिक है किसी शॉप का लॉकडाउन के दौरान अपने टेनेंट को वो किराया न देने की बुनियाद पे न उसको वो तंग कर सकता है, न उसको फारिग कर सकता है। इसीलिए इसी तरह प्राइवेट स्कूल के हवाले से भी है और उसको हम मेक श्योर कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो मालिकान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि साल साल इन्हीं वालिदैन ने अपने खून पसीने की कमाई आपको फीसों के मद में वो देते रहें और आपका कारोबार चलता रहे। और प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स को वो तनख्वाह देते हैं वो ना होने के बराबर है। जो स्कूल्स जो हाउसेस जो मकानात रेंट पे लेके स्कूल में उन्होंने कन्वर्ट किया, उसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बावजूद भी लोग अपने बच्चों को आपके पास तालीम और तरबियत के लिए भिजवाते रहे हैं। अब अगर एक वबा है, लॉकडाउन की कैफियत है और वालिदैन को, पेरेंट्स को आप तंग कर रहे हैं, ये गैर मुनासिब है। इस पर हम तंबीह करते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल के मालिकान को कि वो अखलाकियात का, वैल्यूज़, कल्चर और इंसानियत का जो एक नाता है, रिश्ता है, जो वैल्यूज़ हैं, उसको हाथ जाने न दें, मोहतात रहें, वरना गवर्नमेंट जो है सख्त फैसले कर सकती है। और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब शॉप बंद है, जब लॉकडाउन में जो शॉप्स बंद थे, क्या शॉपकीपर्स ने पब्लिक से ये मुतालबा किया कि आप मेरे पहले कस्टमर थे, पहले आप आकर सौदा ख़रीदते थे और पैसे देते थे, अब मार्केट बंद है, आप नहीं आ रहे, सौदा भी नहीं ख़रीद रहे, लेकिन फिर भी आप पैसे अदा करें? क्या ऐसा हुआ है? जब दुकान बंद है, कुछ ख़रीदारी नहीं हो रही है, तो फिर किसी चीज़ का पैसा अदा नहीं किया जाएगा। नहीं, इस पर मैंने कहा कि 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। वैसे भी जुलाई में स्कूलों में जो है गर्मियों के तातीलात होंगे, 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। बाकी भी बहुत सारे तंजीमों ने इस तरह के धमकियाँ दी, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क में ताजिर तंजीमों ने भी, सब ने कि हम मार्केट खोलेंगे, लेकिन नहीं खोल सके। उसी वक्त मार्केट खुले जब गवर्नमेंट ने फैसले किए, और आज भी जो गवर्नमेंट फैसला जब करेगा उसी वक्त स्कूल खोलेंगे। उससे एक दिन कबल भी कोई स्कूल नहीं खुल सकता। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया, आज तक बंद है। जिन्होंने ख़ुसूसन ईद के अय्याम में अपने तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की कोशिश की, उन सबको हमने अरेस्ट किया, सबको हमने चालान किया। और इसी तरह कोई स्कूल खोलने की अपने तौर पे जिसारत करेगा तो इंशाल्लाह सीधा वो जेल जाएगा। बहुत शुक्रिया।